हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ट्रेंडिंग रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल दिल के ताकरों से वेलकम। अगर आप इस तरह के अच्छा रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो में अतीक अहमद बायोग्राफी। तो देखते हैं क्या बायोग्राफी अतीक अहमद की। आई थिंक पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कई दशकों से प्रयागराज में खौफ का पर्याय रहा अतीक अहमद आज बेहद ही अजीब तरीके से हमेशा के लिए खामोश हो गया। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला आज बेसहारा बनकर हमेशा के लिए शांत हो गया। अतीक अहमद जो एक माफिया था, गैंग लीडर था, हिस्ट्री शीटर था, बाहुबली था, फिर भी जनता ने उसे 5 बार विधायक और फिर सांसद क्यों बनाया? आखिर अतीक ने जुर्म से राजनीति का सफर कैसे तय किया? उसकी पूरी कहानी आइए आपको सुनाते हैं। संगम नगरी यानी प्रयागराज। प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी शीशे की तरह साफ हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और उसके छात्र नेताओं की हुंकार पूरे यूपी में गूंजती थी। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था, या यूं कहें कि नया रंग, रूप, आकार और सियासी आवरण अख्तियार कर रहा था। नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बंट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। 1979 में फिरोज तांगेवाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ साथ फलता फूलता रहा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही वापस भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उम्र के साथ साथ बदमाशी की दुनिया में भी अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था। लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। कहते हैं गुनाहों की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1986 की बात है। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या। सबने समझा अब अतीक का काम तमाम हो चुका है। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। बताया जाता है कि वो फोन एक सांसद का था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। पुलिस और नेताओं को यह एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए भी बड़ी चुनौती और सियासत के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंग वॉर हो चुका था। दोनों ने चुनाव लड़ा। अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गए। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे, भरे बाजार, ये सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का खूनी उदय भी था। कहते हैं पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म कर दिया।
उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 1991 और 93 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ी। 96 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का ही दाहिना हाथ हुआ करता था। उस समय राजू पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गया, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के 2 महीने बाद अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजू पाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग खौफ से कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो से अस्पताल लेकर जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि राजू अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेरकर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गईं। जब तक राजू अस्पताल पहुंचा उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि हत्या से 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत हंगामा हुआ। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ। बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने दोबारा अतीक अहमद के भाई अशरफ को उतारा। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी और वो विधवा हो चुकी थी। चुनावी रैलियों के मंच से वो अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला क्योंकि अतीक का खौफ इतना था जिसकी वजह से उसके भाई अशरफ को चुनाव में जीत मिल गई। हालांकि ये भी सच है कि राजू की हत्या के बाद अतीक ने भले ही अपने भाई अशरफ को चुनाव जिता लिया हो, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया और सामने एक बार फिर था सपा का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। इस बार पूजा अशरफ पर भारी पड़ी। उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से मात दे दी। मायावती की सरकार आई तो अतीक अहमद और उसके भाई के दुर्दिन भी शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मायावती सरकार ने अतीक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्टर तैयार किया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों की लिस्ट बनी। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित करके पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और यूपी पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल। साल 2012 में अतीक अहमद के बाहुबल को राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी। अतीक के पास अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का अंतिम मौका था। वो खुद पूजा पाल के सामने उतरा, लेकिन जीत नहीं पाया। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश में जुट गया। अतीक के भाई अशरफ के घर की 5 बार कुर्की हो चुकी है। पुलिस घर के खिड़की दरवाजे सब उखाड़ चुकी है। अतीक भले ही नेता बन गया था, लेकिन माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ता गया। यही वजह है कि उसके ऊपर ज्यादातर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए ही दर्ज किए गए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए कुख्यात है। अतीक और उसके गैंग ने 2017 से पहले तक हमेशा कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन गुनाहों का ये सिलसिला पुलिस की नजरों में खटकने लगा। इसी दौर में अतीक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। 26 दिसंबर 2018 को
यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। लखनऊ के पास देवरिया लेकर गए। वो गुंडे अतीक गैंग के थे जो बिजनेसमैन को सीधे देवरिया जेल लेकर चले गए। वहां प्रॉपर्टी विवाद में उसे पीटा और फिर सादे कागज पर साइन करवाने के बाद पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अतीक अहमद ने जेल में बैठकर इतना बड़ा कांड इसलिए करवाया ताकि उसका खौफ बरकरार रहे, लेकिन ये कांड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस घटना के बाद उसे देवरिया से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसे कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर शिफ्ट किया जाए। 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद के खौफ को बुलडोजर से रौंदने के लिए चौतरफा अभियान चलाया। अतीक और उसके परिवार समेत गैंग के लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। उसकी करीब 70 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर दी गईं। 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक विरासत की खींचतान चल रही थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और शिवपाल में सियासी वर्चस्व की घरेलू जंग के बीच सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुलायम चाहते थे कि अतीक अहमद को टिकट मिले। उनकी मर्जी पर अतीक को कानपुर कैंट से विधायक का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इसी बीच 14 दिसंबर 2016 का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में अतीक अहमद और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में जाकर मारपीट और धमकाने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंच गया। हमर पर सवार अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गईं। अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी में अतीक जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले उसने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा, कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, अपना टिकट खुद बना लूंगा। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे जेल जाना पड़ा। मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन अतीक चुनाव हार गया। वीडियो तो होगी खत्म, बड़ी लेंथी वीडियो थी और पूरी हमें आज हकीकत पता चली है अतीक अहमद की लाइफ के बारे में। तो ये पता चला है कि भाई ये बहुत बड़ा एक गैंगस्टर था और इसका एंड भी रुखसार भाई, मुझे तो पता नहीं है कि इसकी डेथ हो चुकी है, इसको एनकाउंटर मुझे भी व्हाट्सएप मैसेज आया था कि शायद मेरा ख्याल है ऐसी वीडियो नहीं आई, डेथ हो गई है, एनकाउंटर हो गया थी। क्या डेथ हो गई है तो ये भी इसके लायक भी था कि इसका एनकाउंटर हो जाना चाहिए था। सालों पहले जब राजीव गांधी ने इसकी बेल कराई थी, उस वक्त पुलिस राजीव गांधी ने नहीं करवाई थी, उसका कोई राइट हैंड था, उसके ऑर्डर पर ही हुई थी। तो उस वक्त ये नासूर इस दुनिया से चला जाता तो इतनी जो कत्लो गारत हुई है इंडिया में वो ना होती। यार देखो, शुरू से देखो, इस ब्रेस की हिस्ट्री को देख लो, सियासतदानों को क्यों कतर सरेआम क्यों नहीं एनकाउंटर किया जाता यार? सियासतदानों को ये भी सियासतदान था यार। मैं समझाता हूँ ना आपको, सियासी पार्टी होती है, वही इन लोगों को आगे सपोर्ट देकर लाती है, और जब उन्हें अपना मतलब निकल जाता है या ये उनकी पावर से बाहर जाने लगते हैं तो उन्हें मरवा देते हैं। बात तो सिंपल सी है, चाहे वो योगी सर मार दें या कोई और मार दे। ऐसे काम करने से कभी भी दहशतगर्दी या गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी। कैसे होगी गुंडागर्दी? मेरे नजदीक ऐसे खत्म होगी कि जो सियासतदान इस गुंडागर्दी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनियां या जो एसेट्स इन लोगों को पैसा देते हैं और आगे लाते हैं, उन्हें खत्म नहीं। योगी साहब भी एक सियासतदान है, वो इन गुंडों को चुन चुन कर खत्म कर रहा है, फिर उसके बारे में क्या फायदा नहीं। मेरे नजदीक कोई फायदा नहीं। फिर आ जाएंगे, ये मरेगा तो कोई और आ जाएगा। भाई मेरी तो बात सुनिए, जैसे इसका एनकाउंटर किया गया है, कोई भी सर नहीं भाई कंफर्मेशन कर दीजिएगा कि इसका होगा एनकाउंटर, क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं है। रुखसार भाई बोल रहे हैं कि एनकाउंटर हो चुका है। मेरी बात सुनो यार, जितने भी बैरूनी ममालिक हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें ये चीजें क्यों खत्म हुई? क्योंकि मेरे भाई उनमें ऐसे सियासतदानों को ही खत्म कर दिया गया जो ये चीजें चलाते थे। भाई ये पाकिस्तान के बड़े स्कीम में ऐसा माहौल है
यूरोपीय कंट्री में या क्यों नहीं कनाडा है? अमेरिका में कोई भी नहीं है। मेरी बात सुनो, चाइना में करप्शन की भरमार थी, उन्होंने सरेआम लटकाए, सियासतदान लटकाए, ब्यूरोक्रेट्स लटकाए, कितनी लोग उन्होंने मारे, तब जाकर उन्हें सफाई मिली। ऐसा अभी भी मुकम्मल सफाई 100% कहीं भी नहीं होता। और जो बायोग्राफी बताई गई है, सबसे बड़ा नसूर ये है कि आपका माशरा, जब आप जिस माशरे में आप जन्म लेते हैं, उस माशरे में अगर आपके खूनी रिश्तेदार आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं और वो आपको फिर तंग करते हैं, जोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो फिर इस तरह के मैं देखा है, यकीन करें, देखा कहीं गैंगस्टर बनते अपनी आंखों। मुझे फिल्म आ जाते KGF की मुझे याद दिला रहे थे जब इसकी जियोग्राफी चल रही थी ना, कि भाई जैसे वो गरीब होता है वो लड़का, उसकी माँ एक इसका बाप भी वो टांगा चलाता है, रोटी नहीं मिलती, तो उसकी उस वक्त मुझे ना KGF की याद तो मेरी बात है फिर गुलजार भाई सही ठीक है ना, कि जहाँ पर भी ना इंसाफी शुरू होती है वहीं से ऐसे नसूर पैदा होते हैं। क्या इधर ना इंसाफी उसको मिली है कि आपको रोटी, आप रोजी कमाए कि नहीं, आप भाई लालच के पावर, दूसरों को पावर दिखाने के लिए कि मैं भी हूँ दुनिया में, मेरे पास पैसा हो, दुनिया में आगे झुके, ये चीज लिखते आप अडानी बनते, अंबानी बनते, टाटा बनते, रतन टाटा बनते, क्या आप गैंगस्टर बनना है? करिए यार, मैंने कब कहा कि ये काम उसने अच्छा किया? और मैं ये कहता हूँ कि जब वो ये इस नौयत पर जा रहा था उसे तब भी रोका जा सकता था। नहीं, ये बात है 10वीं फेल था, टाटा अंबानी तो बड़े तलीम का उस पर। भाई बात ये है ना कि आपका जो माशरा में पहले बात कर चुका हूँ, जब आपकी रेस चलती ना, रेस लगती है, तो मैंने उससे आगे जाना, पावर भी मेरे पास हो, इज्जत भी मेरे पास हो, पैसा भी मेरे पास हो, दुनिया मुझसे डरे। प्लेटफॉर्म होता है सियासत में इंटर हो, आपके पास थोड़ी सी पावर होती है, आप करप्शन करें, पैसा भी आ जाता है, पैसा भी आ जाता है, तो दुनिया हमारे ना माशरे में फैला हुआ है। दुनिया की सारी बुराई छुपाने के लिए ये कार्ड होता है आपके पास ना, व्हाइट कार्ड होता है कि देखिए मैं सियासतदान हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है या मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ये चीज होती है मेरे पास। तो हमारे जो इधर सियासतदान है अक्सर पाकिस्तान में वो भी बड़े बड़े गुंडे हैं। कराची तो बड़ा पड़ा है ना। मैं तो गैंग वार नहीं चला हुआ यार, मैं सरेआम कहूंगा कि ये 10% जो हमारा है ना जरदारी, इसे कोई कह दे कि यार इसने ये सबसे बड़ा जो गुंडा पाकिस्तान में है ना, वो आसिफ अली जरदारी है यार। उसने ऑन एयर कहा था, लाइव कहा था, अंकल ने सवाल पूछा जरदारी से कि जो है चेयरमैन और नायब वो आपको पकड़ना चाहे तो आप क्या करेंगे, इसका आप रिस्पॉन्स कैसा देंगे? तो उसने सरेआम बैठ के कहा था कि ये चेयरमैन नायब की क्या औकात है, इसकी क्या हैसियत है कि वो मुझसे। आज तक मुझे ये एक सवाल उठता है रफ्तार भाई, उसको क्यों नहीं पकड़ सकते? हाल जो है शहबाज शरीफ भी बोलता है सरेआम मैं तुझे लटकाऊंगा, आज उसका दोस्त बना हुआ है। ये मुझे यार समझ पाकिस्तान की नहीं पावर है उसके पास है, उसके पास में सिंध कार्ड है भाई, और कोई नहीं है, सिंध कार्ड है। जब भी उसके गिरेबान पर पकड़ते हैं तो एक कार्ड खेलता है, सिंध अलहदा कर दूंगा। तो मुझे तो योगी सर जैसा कोई लीडर चाहिए कि भाई उसको सिंध कार्ड खेले तो दिन दिहाड़े जैसे अतीक का जैसा चाहिए मेरे भाई। मुस्तफा खान ने तो ऐसी मिसाल नहीं पेश की जो मिसाल मेरे पास है यार। तो वो मैं समझाता हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं, मुस्तफा खान वो बंदा है जिसने पंजाब में ऐसे ऐसे सरकिर्दा लोगों को मार दिया। भाई उस वक्त ये करप्शन करता था। अब भाई मेरी तो बात सुने, बारे में कभी कोई नाम नहीं लेना। उस वक्त ये करप्शन का बादशाह होगा कि उस वक्त तो ये अरूज भी होगा जरदारी, जब वो मुस्तफा खान भाई वो पंजाब में था, उनकी पार्टी से है भाई। ये जो मुस्तफा खान है वो पीपल पार्टी का ही था, जिसका वो अब इस वक्त सरकार पीपल पार्टी का जिस चत का था, पंजाब में आया तो उसने पंजाब की सफाई करके रख दी मेरे भाई। भाई ये एक सियासत है, ये गंदा दंगल है, मुझे इसकी समझ भाई। इसकी पूरी बायोग्राफी से यही लगता है कि वो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखता था, और ये नशा, ये पावर अपनी लेने के लिए, जायदाद इकट्ठी करने के लिए आया, और कितनी ही जानों की बलि चढ़ाई। उसके बाद ये वो अपनी लाइफ के लिए, अपनी पावर के लिए कितने को मारा। गैंग्स, ये सियासत है कीचड़ है। तो अब खत्म हो चुके हैं, अब मोदी साहब के दौर में बिल्कुल खत्म हो चुका है, एडवांस हो चुकी है। खत्म नहीं बोल रहा, 110% खत्म नहीं हुआ, नहीं बोल रहा भाई। माइंडसेट तब्दील कर रहा है मोदी सर, माइंडसेट तब्दील कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा कि उनका जो इतना फेमस सिंगर था ना मेरे भाई, सिद्धू गैंगस्टर, मैं भी बोल रही खत्म नहीं हो ऐसे गैंगस्टर अमेरिका में भी भाई, अमेरिका भी दिन प्यारे खत्म किए जाते हैं, वो गैंगस्टर तो नहीं खत्म होते। नीचे कमेंट्स थे, एक मतलब पहले भी तुमने सिद्धू मूसेवाला की बात की,
कहा भी उसका भी ताल्लुक किसी गैंगस्टर से था, ये इस तरह की बातें की थी। यार ये तो वो कह देते हैं, उनका कहने का क्या भाई जो अब माइंड सेट है ना वो मोदी सर ने तब्दील कर दिया है। अब टेक्नोलॉजी की 5G बात ये है 6G के तरफ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी उसकी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अब वो दौर पता नहीं क्या है। हालांकि मैं गाने भी नहीं सुनता इमोशनली तौर पर ना, मुझे पहले पता नहीं जब उसकी हुआ एनकाउंटर हुआ या मारा गया था ना, कत्ल किया गया था सिद्दीक मूसा, उसके बाद उसके मैंने गाने वगैरह सुने तो यकीन करें उससे दिली लगाव हो गया था। पहले एक दो मरतबा मैं सुना था, लेकिन बाद में उसको सुना ऐसा लगता था जिस तरह का मतलब वो अपना ही कोई था। हालांकि वो इंडियन था, सिख था, उनका बंदा था, लेकिन महसूस ऐसे होता था कि जैसे वो हमारा कोई रिश्तेदार था। जिस तरह वो कत्ल हुआ उसका वाकई में बड़ा सदमा हुआ है, हमें भी बहुत सदमा हुआ था। मेरा अपना एक दोस्त है, वो तो उसके इतना बड़ा फ़ैन है ना, इतना बड़ा फ़ैन कि आपको मैं बता नहीं सकता। हर वक्त उसके गाने सुनता है, हर वक्त उसको रोता भी होगा शायद, हमारे सामने तो नहीं रोता लेकिन रोता भी होगा। वो कहता है कि मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा मुझे पसंद है तो वो सिद्धू अच्छा था, लेकिन वो अल्लाह बेस्ट। लेकिन बात यह है हमें उसकी जो मौत हुई है ना, उसके जो गानों में बोला जाता है ना कि आप हाँ सबसे बड़ी बात है जो वो बोलता गया है वो उसके साथ होता गया है। तो उसकी जो मरने की उम्र थी नहीं थी भाई, नहीं थी, वो वाकई नहीं थी, अभी तो उसको रूज मिल रहा था। तो बात यह है कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ये अतीक है, मतलब मेरे ख्याल में अगर मैं झूठ 100% इसकी जो लाइफ बताई गई है जियोग्राफी में, इसको भाई सालों पहले बायोग्राफी उसकी बड़ी बुरी थी। ऐसा नसूर जो होता है वो खराब भी करता है इलाके में, जो माशरे में वो गलत ही असर पैदा करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।